हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा आज आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड ईयर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसका हमने अध्ययन किया था और उसके बारे में वो जानकारी प्रदान की है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझेंगे और इतिहास में भी बीए पार्ट थर्ड ईयर में विशेष तौर से आधुनिक काल संस्कृति। ध्यान दीजिए, आधुनिक काल। ये आप जानते हैं, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि हिंदी का जो प्रारंभ है किस प्रकार से होता है और उसका विकास किस रूप में होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, ये आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है। एक बार मैं उसको पहले संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने आदिकाल और व्यक्तिकाल पढ़ा है, सेकेंड ईयर में आपने रीतिकाल पढ़ा है और थर्ड ईयर में आपको आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल तक हिंदी किस प्रकार परिवर्तित हुई है, जो आज हमारी हिंदी व्यावहारिक रूप में जो प्रचलित है वो प्राचीन काल से ऐसी नहीं रही है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हुए या हिंदी विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते आज हमें इस रूप में मिली है। ये परिवर्तन किन रूपों में हुआ है मेरी पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियो में भी आपको प्रस्तुत किए हैं। एक बार मैं पुनः आपको यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक काल को समझने के लिए हिंदी की जो पूर्व भूमिका है, पूर्व पीठिका है, वो समझना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा था कि हमारी वैदिक संस्कृत का प्रचलन होता था। वैदिक संस्कृत ये वो संस्कृत थी जो वेदों की भाषा थी, जो आम बोलचालों के रूप में प्रयुक्त हुआ करती थी। यानी मान्यता है, विद्वानों ने प्रस्तुत किया है कि जो आम जन की भाषा थी वो सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी। ये कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी लोगों की, जो वैदिक संस्कृत थी। लेकिन भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर बढ़ती है, इसलिए वैदिक संस्कृत परिवर्तित होकर किससे बदलती है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत बड़ी कठिन भाषा थी। भाषा का रूप धातु में था, हर शब्द का अलग शब्द धातु बना करती थी और उसी से शब्द का निर्माण हुआ करता था। वो कठिन थी, उससे लौकिक संस्कृत बनी है। जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, जो लौकिक व्यावहारिक संस्कृत थी, इसका प्रयोग होने लगा। लेकिन ये भी लोगों को कठिन महसूस हुई और वास्तविकता देखते हैं कि भाषा की प्रवृत्ति हमेशा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। तो वैदिक संस्कृत से वही भाषा लौकिक संस्कृत में बदल गई। लेकिन लौकिक संस्कृत भी लोगों को जब कठिन लगने लगी तो लौकिक संस्कृत का शुरू पाली में बना। पाली भी लेकिन अटपटी लगी, वो भी कठिन थी, वो भी उसने भी अपना रूप विकसित किया और पाली परिवर्तित होकर प्राकृत का रूप धारण करती है और प्राकृत भी परिवर्तित होते हुए अपभ्रंश का रूप धारण करती है। अपभ्रंश से परिवर्तित हो जाती है और वही अपभ्रंश कई रूप थे, उनमें शोर से जो अपभ्रंश थी, उस शोर से अपभ्रंश से हमारी हिंदी का विकास होता है। यानी आज हम कहते हैं कि हिंदी की जन्य संस्कृत है, तो संस्कृत सीधे न होकर अप्रत्यक्ष रूप से है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत कब तक चला करती थी? ये ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का प्रचलन था, प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन ईसा पूर्व 1500 तक आते आते वह संस्कृत का प्रयोग बंद हो गया। अब बहुत से लोग इस बारे में कहेंगे कि भाई ये भाषा कैसे प्रचलित थी, ये संभव नहीं था, भाषा ऐसा विकसित नहीं था। हिस्ट्री में दिखा देते हैं कि ईसा पूर्व 500-700 से पहले ऐसा कोई लेख सामग्री उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऋग्वेद को देखिए, प्राचीन काल का है, उसका उल्लेख है। हमारी भाषा कैसे विकसित हुई, इतिहास का विषय है। हमें जो व्यावहारिक रूप में जो बतलाया गया है वही हमको समझना है। तो 1500 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का प्रचलन था और वह आते आते बंद हो गई थी।
और जन भाषा के रूप में हिंदी संस्कृत का प्रचलन होने लगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के से पहले की जो काल है, यानी 1 ईस्वी से पहले की जो घटना है उसको ईसा पूर्व के रूप में जानते हैं, और उसके बाद के है उसको ईसा ईस्वी के रूप में जानते हैं। ईसा पूर्व को हम BC बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानते हैं, और ईस्वी को हम AD के रूप में अंग्रेजी में समझते हैं। तो लौकिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, इसके पश्चात 1000 वर्षों तक लौकिक संस्कृत व्यवहारिक जनभाषा के रूप में रही। उसके 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ईस्वी प्रारंभ तक पाली का प्रचलन हुआ है, और 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक AD, उसमें हमारी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता है, और वही 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक लगभग हमारी भाषा का प्रचलन हुआ है। इस प्रकार हिंदी 993 ईस्वी आचार्य रामचंद्र ने 1050 संवत से इसका प्रारंभ माना है। लगभग हम इसको 1000 ईस्वी से मानते हैं। इस प्रकार हमारा हिंदी का विकास होता है। और अब यहां देखिए कि हिंदी जब विकसित होती है हमारी 993 से या 1050 संवत से हिंदी का प्रचलन होता है, तो हिंदी किन के रूपों में विकसित होती है? उस हिंदी का जो इतिहास है वो 993 या 1050 संवत से लेकर अब तक का जो कालखंड है, उस कालखंड को हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। मूल रूप से 3 रूपों में बांटा गया है, लेकिन उसको फिर हमने एक काल में 2 रूपों में बांटा गया है। इस आधार को 4 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? आदिकाल। दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक मध्यकाल के 2 पार्ट कर दिए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यानी पूर्व मध्यकाल को रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया गया है। इस आधार पे 1, 2, 3 और 4 पार्ट होते हैं। आदिकाल 1050 संवत 993 ईस्वी से 1375 संवत तक या 1318 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो आदिकाल के रूप में जानते हैं, जिसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा। इसी प्रकार से जो पूर्व मध्यकाल है 1375 संवत से 1700 संवत तक, या 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, ईस्वी और संवत दोनों 57 साल का अंतर रहता है, तक का जो समय है वो पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। देखिए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल और उत्तरकाल संवत 1643 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी तक, या संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो कालखंड है, 1900 तक का जो कालखंड है उसे हम उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के नाम से जानते हैं। अब हमारा बचता है आधुनिक काल। इससे आपने फर्स्ट ईयर में, दोनों को फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, इसे आपने सेकेंड में पढ़ा है। इस आधुनिक काल को थर्ड ईयर में समझिए। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, आधुनिक काल की विशेषता क्या है, किस प्रकार से इसका प्रारंभ होता है, तिथि का वो प्रारंभ तिथि क्या मानी गई है, विशेषता क्या है, और इसको भी किन किन कालखंडों में बांटा गया है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है प्रारंभ।
काल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, इसकी समय सीमा 1700 संवत से 1900 संवत या 1700 संवत से 1900 संवत तक, या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे रीति काल का नाम दिया गया था। अब इस कालखंड के समाप्त होते ही आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। तो देखिए, व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो संवत 1900, या अगर इसको ईस्वी में लिखे तो 1843 ईस्वी से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। संवत 1900 या 1843 ईस्वी से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन कई जगह बहुत सी पुस्तकों में, कई घटनाओं, कई पुस्तकों में इसको 1850 या 1857 से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई 1843 से बिल्कुल 1900 से 57 साल का अंतर आता है, तो 1843 से आधुनिक काल प्रारंभ होता है। लेकिन कुछ मानते हैं कि 1857 की जब पहली क्रांति हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली क्रांति थी, तब से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, लगभग 1850 से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ माना। लेकिन इसमें कोई तारीखों की कोई बड़ी बात नहीं है, संबंधों में कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये भाषा है, भाषा की प्रवृत्ति है। किसी एक क्षेत्र में, एक स्थान पर कोई बिजली के बटन की तरह तो होती नहीं है। हो सकता है किसी क्षेत्र में प्रचलन प्रभाव ध्यान नजर आता है, किसी क्षेत्र में प्रभाव और लेट नजर आता है, तो इस पर तो हम विशेष बात नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो वास्तविक जो पूर्ण तारीख है वो 1843 है, 1857 और 50 की गलत नहीं है, ये भी मान्य है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 का पूर्ण रूप से है और 50 और 57 में कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रारंभ। अब किस प्रकार से कौन से कालखंडों का इसमें प्रचलन हुआ है, कैसे कैसे विकसित हुआ है, ये मैं आपको समझा। तो देखिए, हिंदी आधुनिक काल को भी विद्वानों ने समय के अनुसार अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में विभक्त किया है। देखिए, जो वैदिक संस्कृत पता नहीं कितने वर्षों तक चली, लघु संस्कृत 1000 वर्ष तक चली, पाली 500 वर्ष, प्राकृत 500 वर्ष, अपभ्रंश 500 वर्ष, आदिकाल उससे थोड़ा कम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, भाषा विकसित और होती चली गई, उसमें परिवर्तन और जल्दी होने लगे हैं। अब इन कालखंडों में काव्य में क्या क्या प्रवृत्ति हुई, इस कालखंड में क्या क्या विशेष महत्व दिया है, ये थोड़ा सा हम परिचय देखते हैं। सबसे पहला हिंदी साहित्य में आता है भारतीय काल। पहला काल कौन सा आता है? भारतीय काल। भारतीय काल को पुनः जागरण काल कहा है। पुनः जागरण, क्योंकि पुनः जागरण काल तो भक्ति काल को कहा गया था, जागरण काल को भक्ति काल को कहा गया था, इसलिए इसको पुनः जागरण काल नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि रीतिकाल में विद्वानों ने देखा केवल दरबारी संस्कृति का प्रभाव चल रहा है, केवल दरबार को अपने राजा को खुश करने के लिए श्रृंगार को आधार बनाकर नारी सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपण, बस इन्हीं पर ही उनका ध्यान केंद्रित था। या फिर काव्य विवेचना से संबंधित जो काव्य की रचना की थी, बस उसी पर ही खो गई थी। अन्य विषय, क्षेत्र, समाज, संस्कृति और पर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं था। लेकिन आधुनिक काल के आते आते इन कवियों ने, जो उन्होंने दरबार में श्रृंगारिक रचना की थी, ऐसे कवियों ने अपनी उस परंपरा को छोड़ा
उस नींव को छोड़ा और नए जनमानस पर, जन भावनाओं पर, जन विषय पर रचना करना प्रारंभ किया। इसलिए इस काल को भारतीय युगवाद को उन्हें चारों काल का नाम भी दिया गया। क्यों? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, प्रतिबिंब उसमें झलकता है, और जिस साहित्य में समाज का दर्पण, समाज का प्रतिबिंब नहीं बने वो साहित्य नहीं है, वो केवल एक शब्दों का पुलंदा है। और इस काल में आध्यात्मिक कवियों ने पुनः उसी परंपरा को अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहला भारतीय युगवाद जिसे पहचान करना है, इसकी समय सीमा 1842 ईस्वी से 1930। ध्यान दीजिए, यहाँ संवत का प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, यहाँ केवल ईस्वी का ही प्रयोग करेंगे। तो 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा काल आता है, भारतेंदु काल के बाद आता है द्विवेदी काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य 1903 से संभाला, और इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा में बहुत सारे सुधार किए, कवियों को प्रेरित किया। जो पहले ब्रज भाषा में रचना किया करते थे उनको प्रेरित किया कि आप खड़ी बोली में लिखिए। अब समय गया है जो रसिक बनने का, रस से संबंधित श्रृंगार रस को वर्णन करने का समय गया है। अब जन भावनाओं को व्यक्त कीजिए, जन भाषा में कीजिए और खड़ी बोली का प्रयोग कीजिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इतना सहयोग दिया, इतने प्रेरित किया, तो उस उनके नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी काल कहा गया। और इसमें बहुत भाषा में बहुत सारा सुधार हुआ, परिवर्तन आई, इसलिए इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा गया। इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 16 तक नहीं माना जाता है, लेकिन लगभग 18 इसको। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है छाया। छायावाद को स्वच्छंदतावाद, आत्माभिव्यंजनावाद भी कहा जाता है। अंतःक्रिया, इसको रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या भावना कवि की है, उसमें क्या रहस्य छुपा है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता है। तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, इन चारों कवियों ने विशेष तौर से छायावाद के युग में अपनी कविताओं का सृजन किया है, अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की है। और हालांकि बहुत सारे छायावाद ही केवल एक आधार नहीं है, लेकिन इन कवियों ने विशेष तौर से साहित्य में रहस्यवाद को, राष्ट्रीय गौरव को, इतिहास, जैसे इतिहास दर्शन को, शुद्धता की भावनाओं को, आत्मिक प्रेम को इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। और इस काल का नाम समय सीमा है 1918 से 1936। छायावाद के बाद का समय आता है प्रगतिवाद। हालांकि इस बीच में 3 वर्ष 1933 से 36 तक का जो समय है, संक्षिप्त रूप में वो हलावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अब इस रहस्यवाद में ही इसको सम्मिलित कर दिया जाता है। प्रगतिवाद को विकासवाद कहते हैं, और इसकी समय सीमा है 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक। इस 1936 से 43 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो प्रगतिवाद के नाम से। इसे प्रगति, जन चेतना, शोषण का विरोध किया था। जो प्रगतिवाद में जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो भेद था उसको इस काल में व्यक्त किया गया है। शोषण का चित्र करते जैसे मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग पर सामंत वर्ग,
धनिक वर्ग किस प्रकार अत्याचार कर रहा है उनका वर्णन करता है। शोषित और दीनता का उसमें उल्लेख विशेष तौर से किया गया है। उसके बाद आता है हमारा प्रयोग। सूर्य का हमारे सचिव अग्नि जी ने प्रयोग के माध्यम से नई नई फिल्मों के नए नए सिद्धांतों के आधार पर साहित्य का सृजन किया था और इसी युग से में तार सप्तकों का उन्होंने प्रचलन चालू कर दिया था। अग्नि जी है, भारभूषण अग्रवाल है, प्रभाकर जी है, जैसे कई कवियों ने मिलकर सम्मिलित रूप में तार सप्तकों के माध्यम से बहुत सारे रचनाएं और इस युग के समय सीमा है 1936 से 1941 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक, यानी 1943 से 1951 तक का जो कालखंड है उसमें प्रयोगवाद को नए नए प्रयोग किए, लिखने की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, बिंबों की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से, ऐसे उन्होंने नए नए प्रयोग करके भाषा को अलग रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा की। और उसके बाद आता है हमारी नई कविता। जब प्रयोग होगा तो नया प्रभाव, नया परिणाम तो नजर आएंगे। तो प्रयोग की बात तो नई परिणाम आई है नई कविता के रूप में। हालांकि साठोत्तर कविता है, अचेतन कविता, सचेतन कविता, बहुत सारे परिवर्तन बहुत सारी कविताओं का एक सम्मिलित रूप में एक शीर्षक के रूप में हम नई कविता कह सकते हैं। तो 1951 के पश्चात की जितनी भी कविताएं हैं वो सारी नई कविता के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी आधुनिक काल का जो साहित्य है वो इन कालखंडों में भारतीय काल, विविधि काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इनके रूप में व्यक्त होता है। ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप में समझाया है, ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप में समझाया है। अगर आगे हम देखेंगे इन विषयों का हम हर बिंदु का अध्ययन करना होगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। क्या आपको समझ में आया है, नहीं आया है, कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो कमेंट करके आपको बताएं। धन्यवाद।